नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अब भर्ती में 27%। बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर इस मामले के न्यायालय में विचाराधीन रहते और इसी महीने की 20 तारीख को इस पर फिर सुनवाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि बीच ये बड़ा फैसला लिया है और बेहद महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि सबकी निगाहें इस पर थी। हालांकि हाईकोर्ट ने जिन पर रोक लगा रखी है, जिन संस्थानों में भर्ती को लेकर, वहाँ पर ये रोक कायम रहेगी, लेकिन उसके अलावा सभी प्रकार की जो भर्तियां हैं मध्य प्रदेश में, यानी हाईकोर्ट की रोक के दायरे से परे जो भर्तियां हैं, चिकित्सा शिक्षा उसमें शामिल है, शिक्षकों की भर्ती उसमें शामिल है, तो इनको छोड़कर तमाम जगह पर भर्तियों की बात अब मान ली गई है। उसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है और सरकार ने ये आदेश महाधिवक्ता की राय के बाद जारी किया है। और पॉलिटिकली भी ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% से अधिक आबादी जो है वो ओबीसी की मानी जाती है और ये फैसला जाहिर तौर पर अपने सियासी परिणाम और असर भी लेकर आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि बीते कुछ समय से इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक होड़ सी लगी हुई थी कि कौन इस मामले को श्रेय लेकर अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश करता है। कांग्रेस का दावा था कि कमलनाथ की सरकार के दौरान इस मामले को लेकर फैसला किया गया और बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसने इसको लेकर और आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए। ये सब चीज़ें चली रही थी कि ये एक बड़ा, आप इसे बेचक सियासी मूव भी कह सकते हैं और ओबीसी के हित में ये एक बड़ा फैसला तो है ही। इस पर हम आज बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने बात की मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। पहले उनकी बातचीत के कुछ अंश देख लेते हैं, फिर बातचीत की तरफ मेहमानों के साथ लौटेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आज 27% आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर दिया है और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, किस तरीके से देखते हैं? और देखिए, बहुत ही बड़ा निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है और अब मध्य प्रदेश में ओबीसी को सभी विभागों में, परीक्षाओं में और नौकरियों में 27% आरक्षण आज से लागू हो गया है। इस निर्णय का मैं बहुत स्वागत करता हूं, मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम हमारी सरकार ने किया है। दूसरा ये कि जिस तरीके के विधेयक के तौर पर आप लोगों ने ये आरक्षण दिया है, पहले कोर्ट में याचिका लगाई गई, उस मामलों में 6 मामलों में अभी तक स्टे लगा हुआ है, लेकिन आपने जो आरक्षण दिया है फिर से यदि याचिका लगाई जाती है तो फिर कोर्ट में ये टिक पाएगा? देखिए, कोर्ट में हम लोग अगर याचिकाएं लगेंगी तो कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और फिर जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके आगे फिर जो भी कार्रवाई करना है, आगे जो भी लड़ाई लड़ना है वो लड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस जो है बोल रही है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो उनकी सरकार में बनाया गया था, उसी के आधार पर आपने 27% आरक्षण दिया है। देखिए, पहले तो ड्राफ्ट त्रुटिपूर्ण था, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जब सरकार थी तब उन्होंने बाकी विभागों में क्यों नहीं लागू किया? 1.25 साल तक उनकी सरकार थी। वो चाहते तो जैसा आज हमने निर्णय लिया ऐसा निर्णय वो भी ले सकते थे। इसलिए कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले। ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था और कुछ नहीं था। वास्तव में अगर ओबीसी को आरक्षण मिले, इस बात को कोई चाहती थी तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी चाहते थे और इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया। थैंक यू। ये थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। दूसरी तरफ उनका कहना है कांग्रेस जो ड्राफ्ट की बात कर रही है, यदि कांग्रेस ड्राफ्ट बनाया था तो उसको लागू करना चाहिए था। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने आज ये आदेश जारी किया है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो आपने देखा कि इस पर अब श्रेय लेने और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे रहने के दावे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। अब ये सियासत की एक सच्चाई है जिसको मैं सच्चाई के तौर पर ही देखना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ना तमाम मसलों को यहाँ आप जोड़ सकते हैं। ये एक सच्चाई है कि राजनीति में राजनीतिक दल कोई भी हो, उनका एक ही प्रयास रहता है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर वो कुछ ऐसी लीड लेकर एक दूसरे पर भारी पड़ें, खासतौर से जिसने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि दूसरे को वो पीछे छोड़े। तो
सियासत में ये एक दांव भी खेला गया है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि वो इस मामले में कांग्रेस से आगे दिखे। और आपको ये भी बता दें कि दोनों ही पार्टियों की बड़ी मजबूत तैयारी है न्यायालय में भी भारत के श्रेष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की भी, जिससे कि वहाँ भी उनका ये पक्ष मजबूती से प्रमाणित हो कि हम ओबीसी के हित में कानूनी लड़ाई के मोर्चे पर भी ताकत से डटे हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश में भी पार्टी के प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी। बहुत स्वागत करता हूं। उनके काउंटर पार्ट रहेंगे विक्रांत भूरिया जी, जो युवा नेता हैं, अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, दो संजीदा राजनेता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों कुछ गुरु शिष्य जैसी बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सीनियर जूनियर, क्योंकि मेडिकल में ये बड़ा चलता है, एक ही कॉलेज, हाँ, तो एक ही कॉलेज के भी हैं। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी और डॉक्टर विक्रांत भूरिया, तो ये भी एक रिश्ता इनके बीच में है। और एक समानता ये भी है कि काफ़ी संजीदगी से और बिना आवेश में आए अपनी बात रखते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर विक्रांत भूरिया का भी। और सुशील शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। पहली प्रतिक्रिया आज मैं विक्रांत भूरिया जी से शुरुआत करूँगा, क्योंकि थोड़ा चिंतन मनन वाला दृष्टिकोण है कांग्रेस का, और पहली रिएक्शन उन्हीं की बनती है इस पर। निश्चित तौर पर डॉक्टर भूरिया, सियासत है और सियासत के नज़रिए से भी अगर हम इसको देखें तो कोई हर्ज नहीं है, और इसमें अब दावा प्रतिदावा भी शुरू हो गया है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी ने एक लीड लेने की और उसे लीड के तौर पर प्रस्तुत करने का भी एक काम करने की कोशिश की है। उस पर मैं आपकी रिएक्शन नहीं चाहूँगा, लेकिन इस पूरे मसले को कांग्रेस किस तरह देखती है? जी 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 शरद जी, और हमारे सामने हितेश वाजपेयी सर का भी मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ओबीसी आरक्षण का 27% का मुद्दा था, ये सबसे पहले अगर किसी ने मुद्दा उठाया तो वो कमलनाथ जी ने उनकी सरकार के समय उठाया था। और यही कारण था कि उन्हें लगातार तैयारी करते हुए इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करा था, और इसके पूरे जो अमल करने के लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो पूरी करी गई थी। पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई थी, इस पर कहीं ना कहीं एक रोक लग गई थी, और उसको देखते हुए उसके बाद जब ये ओबीसी समाज को ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा डाला जा रहा है और कोर्ट के रास्ते भी इसमें अड़ंगा डाला जा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं, पहले बीजेपी सरकार पहले जो आदिवासी आरक्षण में जो प्रमोशन का होता है, जो प्रमोशन वाले मुद्दा था, उसमें भी कोर्ट में ले जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उस पर रोक लगाने का काम बीजेपी सरकार ने करा था। और इस मुद्दे में भी लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से, क्योंकि वो सीधे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो कोर्ट का इसमें हवाला देकर किसी भी तरह से इसको रोक लगाने का प्रयास करा जा रहा था। और यही कारण था कि जब ओबीसी समाज के सभी लोग इस पर धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको लगातार भोपाल बुलाकर डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं जब समझ में आया सरकार को कि अब इस पर कुछ नहीं हो सकता, तो आखिरी में सभी लोगों को बुलाकर अधिवक्ताओं के साथ में उनके साथ मीटिंग करवाकर उनको ये भरोसा दिलाया गया कि आप किसी भी तरह से आंदोलन ना करें, हम आपके साथ हैं और आपको जो भी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये जो निर्णय लिया गया है, इसका जो शुरुआत करी गई थी वो परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा शुरुआत करी गई थी। और जो ये निर्णय लेना पड़ा है बीजेपी सरकार को, ये सीधे सीधे जो समाज का दबाव था, जो जनता का जवाब था, उसके अंतर्गत इनको लेना पड़ा। और एक बार फिर कमलनाथ जी सही साबित हुए हैं और बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा थी और जो उनके इरादे थे उसके सामने झुकना पड़ा है। डॉक्टर वाजपेयी, आपका जवाब। पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं विक्रांत जी को, और खूब उज्जवल भविष्य हो उनका। बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, पर मुझे लगता है तथ्यों से नहीं छेड़ना चाहिए। तो बीइंग अ सीनियर मैं अब तक केवल तथ्य रखूँगा, आई विल नॉट आर्ग्यू पॉलिटिकली। और तथ्य यह है कि 8 मार्च 2019 को, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कमलनाथ जी की सरकार ने ये फैसला लिया। 10 मार्च को इसमें विक्रांत भैया पिटीशन लगी इसके विरोध में, और 19 मार्च को रोक लग गई। तो मुझे नहीं लगता इस दौरान कभी बीजेपी या शिवराज जी कहीं बीच में आए। हाँ, तो बीच में कौन नहीं आया रोक के। तो 8 मार्च के बाद कायदे से कमलनाथ जी को कैविएट लगानी थी हाई कोर्ट में। 10 को पिटीशन आई गई थी, तब भी वो खड़े हो सकते थे, वहाँ के आपके एडवोकेट जनरल।
फिर 19 तक का आपके पास समय था, हफ्ते भर 8 दिन का समय था, उस दौरान भी कुछ नहीं किया और अल्टीमेटली 19 को इस पर जो 6 नौकरियां थी उनके ऊपर रोक लग गई उसको रखते हुए। तो ये तो तथ्य हैं और मुझे लगता है हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, तो अब इसके बाद आप और दर्शक सब फैसला कर सकते हैं कि कहानी क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी के हम पॉलिटिकल पक्ष पे आते हैं, तो हमारे फैसले देखिए कितने क्लियर होते हैं और त्रुटिहीन होते हैं, यानी कि फ्लॉलेस होते हैं। मैं आप दोनों को भी साक्षी मान के इस विषय को रखना चाहूँगा। नंबर 1 फैसला हमारा सीधा फैसला हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना। किसने किया ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। कोई इफ एंड नहीं, कोई बट नहीं, नो इफ नो बट, बस केवल आयोग। क्लियर हुआ, कोई प्रकरण नहीं है कहीं और आज चल रहा है। दूसरा फैसला नीट की, विक्रांत भाई आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, नीट की परीक्षा में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था करना त्रुटिहीन फैसला। देखिए कितना क्लियर फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। एक भी पिटीशन कहीं आपको लगी नहीं मिलेगी, एक भी जगह आपको नहीं मिलेगा कि अदालत ने इसको रोक दिया है या कहीं घुमाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, कोई रायता नहीं, क्लियर फैसला ओबीसी के पक्ष में। तो ये हमारी मानसिकता है। तीसरा फैसला आज जो भूपेंद्र सिंह जी ने जारी किया कि ठीक है, कमलनाथ जी ने 6 मामलों में रोक लगवा दी, उनके समय में वो खड़े नहीं हुए ना, उसके बाद साल भर तक कोई व्यक्ति कहा गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया या उसको वैकेट कराने गया, कोई नहीं गया, तथ्य है। तो उन्होंने क्या किया, आदेश निकालकर उन 6 के अतिरिक्त जितनी भी नौकरियां हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें 27% आरक्षण के साथ हम भर्ती करेंगे। कोई इफ एंड नहीं, कोई बट नहीं, ऐसा आदेश वो भी निकाल सकते थे, नहीं निकाला उन्होंने, आज तक कहीं उसकी बात नहीं आई निकल के। उसके बाद तुषार मेहता जी से बात हुई, रविशंकर प्रसाद जी से बात हुई, वरिष्ठ वकीलों, कभी आपने सुना कमलनाथ जी ने वरिष्ठ वकीलों से बात करी? नहीं करी, उन्होंने काउंटर FIR करी। जब उनको मालूम है कि अब अदालत में सरकार लड़ने वाली है तो एक प्रेस नोट आता है कि भाई हमारे यहाँ से वरिष्ठ वकील खड़े होंगे, उसकी फीस भी हम देंगे या नहीं देंगे। तो ये फेस सेविंग एक्सरसाइज दबाव में की गई है, विक्रम जी, ये तो हम समझ सकते हैं। जल्दी से आप तो इसलिए बस बात कह लीजिए, एक बस लास्ट लाइन में कहना चाहता हूं, तो ये क्रोनोलॉजी है फैक्ट बेस्ड। अब इसके बाद देखिए राजनीतिक भाषण मैं भी बहुत अच्छा दे सकता हूं, ऐसा लगता है मुझे, बाकी स्वीकार कितना हो, लेकिन मैंने कहा तथ्यों को पहले रख दूं। विक्रांत जी की एक छोटी टिप्पणी लेकर सुशील जी की तरफ आऊंगा। जी विक्रांत जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में सर, वक्त ज्यादा नहीं रहेगा। जी बोलिए। मैं बस ये एक बात अपनी रखना चाहता हूं इसमें कि जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से कोर्ट में तैयार थी और जो सर्वश्रेष्ठ वकील पूरे देश में थे उसको लाया गया था, ये चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कब लाया गया समय पर निर्णय नहीं लिया तो ये बात हमारे हाथ से जा सकती है और इस कारण से आपाधापी में निर्णय लिया गया। कब लाया गया था? 2019 में। और किनको लाया गया था? विक्रांत जी अगर आप जवाब देना चाहें। जी अभी जो केस जो इसकी हेयरिंग 1 तारीख को थी, जी 1 तारीख को जिसके पूरी 2019 में जब रोक लगी थी तब क्या किया था? हमारे सारे वरिष्ठ वकीलों से हम संपर्क में थे। चलिए मैं इस पर बात करूंगा, आगे आऊंगा आप दोनों की तरफ। सुशील जी उसमें भी लगातार सारे वकीलों से हम संपर्क में थे। किससे? एक आध नाम बताएंगे? जी चलिए, मुझे लगता है कि इसके औचित्य पर हम बाद में बात कर लेंगे। अभी सबसे बड़ा सवाल ये भी है, दोनों ही पार्टियां सुशील जी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि हनुमान जी के हृदय में भगवान राम आसीन है, उसी तरह राजनीतिक दलों के हृदय में तो जनता जनार्दन है, समाज का हर वर्ग है। तो क्या अब ये श्रेय लेने की होड़ ही है? बाकी जनता ये भी जानती है कि क्या पिछली सरकार ने किया कांग्रेस की और क्या वर्तमान सरकार ने किया, लेकिन ये अलग बात है कि बीजेपी ने इस पर फिर एक रणनीतिक पहल की है। जैसा हमने देखा कि कुछ समय पहले, जिसका हवाला डॉक्टर वाजपेयी भी दे रहे थे, कि संसद में भी जिस तरह से ओबीसी संवैधानिक दर्जा देने की बात हो आयोग को, या और जो फैसले लेने की बात हो, नीट की जो बात आपने की, तो ये सही बात है कि बीजेपी एक फाइनली, जिसको आप कहते हैं कि एक उसको अंतिम तरीके से फिनिशिंग टच देने में बीजेपी आगे निकलती हुई दिखती है। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, अगर मैं अपने हिसाब से, मुझे जो लगता है कि दोनों ही दल जो है आधे अधूरे मन से ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने यदि आरक्षण 27% दिया था तो मालूम था कि ये कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आपने कैविएट दायर नहीं की, कैविएट दायर करने का आपने मौका छोड़ा। अब आप बीजेपी सरकार की बात कर लीजिए, चूंकि ये मामला कोर्ट में है, फैसला क्या आएगा
कोई नहीं जानता। जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस फैसले को लेकर कोई दुविधा दोनों पार्टियों में नहीं है, सिवाय जो कानूनी इस मामले में दांवपेच हैं, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न बाधा बनना चाहती है बीजेपी, क्यों बनेगी, और न बाधा बनना चाहती है कांग्रेस। सर नहीं, हमने फैसले लिए बीजेपी और कांग्रेस नहीं, मैं उसी को फिनिशिंग टच कह रहा हूं। बाधा बीजेपी और कांग्रेस नहीं, बाधा बाकी लोग बन सकते हैं, और वो बने हैं, तभी तो कमलनाथ सरकार के फैसले के खिलाफ लोग कोर्ट में गए। और अब देखिए, अभी भी आप कुछ 6 याचिकाओं पर आपने जो है स्टे दिया हुआ है, लेकिन क्या वो अंतिम फैसला है? क्या अंतिम फैसले तक क्या बीजेपी इंतजार नहीं कर सकती थी? ऐसी किस बात की जल्दबाजी? हमने प्रमोशन में, आरक्षण में देखा है, उसको हम देख रहे हैं, हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी कितना भुगत रहे हैं, लोगों के प्रमोशन नहीं हो पाया, फैसला कितने समय बाद आया। तो अगर इंतजार आज कल को कोर्ट ये फैसला कर देता है कि आरक्षण मान्य नहीं करता है, उस परिस्थिति में क्या होगा, ये कोई विचार नहीं कर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, आपने 50% आबादी को पिछड़ा मानकर पूरी उसको आरक्षण दे दिया, लेकिन क्या आपने ये बताया कि पिछले इतने सालों के 14% आरक्षण से पिछड़ा वर्ग की कितनी जातियां जो है उससे जो है उठ के ऊपर आ गई हैं, उनको पिछड़ों से बाहर, उनको आरक्षण से बाहर करने की कोई कवायद की? आप ये परिणाम कभी नहीं देते कि 13%, 14%, 16%, 20% और 14% से कितना फायदा हुआ और किस वर्ग को उससे बाहर किया गया, वो नहीं बताते। आप सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ये मंडल की राजनीति का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं 2-3 फैक्ट करेक्शन कर दूं। पहली बात तो इसमें कोई त्रुटिपूर्ण फैसले नहीं लिए गए, ना इसकी कोई संभावना है। इसका उदाहरण मैंने पहले ही दिया है। देखिए, विधानसभाएं और लोकसभाएं तय करती हैं कि देश में आरक्षण जो होगा उसकी मर्यादा क्या होगी, और वो कैसे, ये कोर्ट नहीं तय करते। जब वो मर्यादाएं तय हो जाती जो हैं संवैधानिक रूप से, फिर उसके तहत फॉलो होता है। भाई, जिस राज्य में यदि 50% से ज़्यादा आरक्षित वर्ग है, तो फिर आपका वो रूल कैसे लागू होगा 50% वाला, आप बता दीजिए। भाई, उसी सिद्धांत पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि राज्य में 50% से कम आरक्षित वर्ग है तो कम से कम 50% की सीलिंग फॉलो होना चाहिए। यही संवैधानिक दृष्टिकोण था कि जनसंख्या के अनुपात को कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। तो जब हमारे प्रदेश में 50% से ऊपर, इस पे तो शरजी आपने भी कहा ही है, हम सब सहमत हैं, तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रखे, चाहिए आयोग का हम भूल जाएं, उसमें कोई अदालत का वो नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए, जब की परीक्षा में इस ओबीसी वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू कर सकते हैं, तो हमको किसने रोका है बाकी जगह लागू करने से? ये विधायिकाएं तय करेंगी। अदालत को जो पूछना होगा वो शिवराज जी जवाब देंगे उस बात का, मोदी जी जवाब देंगे, और दे रहे हैं। तो वी आर कमिटेड टू द कॉज। तो हाँ, इस आरक्षण की व्यवस्था से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, सुशील जी के सवाल जायज हो सकते हैं जो वो अपनी ओर से पूछना चाहते हैं, लेकिन वो नाराजगी ज्यादा है बनिस्बत की। तार्किक रूप से हम यदि संवैधानिक रूप से चर्चा करें, मध्य प्रदेश की आबादी, फिर रिपीट कर रहा हूं, चूंकि 50% से अधिक है, इसलिए इसकी कोई संभावना नहीं है कि हम 50% की सीलिंग को यदि कहीं स्पेशली क्रॉस करते हैं तो कोई इसमें बाधा आएगी। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो था, मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो कहीं अकाट्य निर्णय हुआ है, शरद जी फिर बता दूं, भाजपा की सरकार में, कि राज्य तय करेंगे कि 3000 ओबीसी की जातियों में से आपके राज्य में किन जातियों की जनसंख्या और क्या क्लास स्टेटस है उनका, जिससे कि आप तय करिए कि मान लो जाट हैं तो वो राजस्थान में ओबीसी में आ सकते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं आ सकते, या मध्य प्रदेश में आ सकते हैं और कहीं आ सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, चाहे किसी भी दल की हो। डॉक्टर विक्रांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? टेक्निकल कुछ समस्या के चलते आप इस समय मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपका रिएक्शन। जी डॉक्टर बुरिया। देखिए, एक चीज इसमें साफ है कि जहां तक ओबीसी का 27% आरक्षण की बात है, तो ये एक बहुत बड़े समाज के लिए बहुत राहतकारी कदम है, और इसके लिए जो प्रयास थे, जो कमलनाथ जी की सरकार में शुरू हुए थे, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे समाज ने, पूरी जनता ने इस निर्णय का साथ दिया था, और कहीं ना कहीं जो अभी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उस पर बहुत बड़ा दबाव था कि किसी भी तरह से इस आरक्षण को लागू करा जाए, और वो दबाव लगातार जो समाज ने बनाया था, जनता ने बनाया था, उसका ही ये नतीजा है कि आज ये आरक्षण के लिए सरकार तैयार हुई है। और ये बात बिल्कुल सही कही सुजीत जी ने कि अभी कोर्ट में जो निर्णय बाकी है, अभी कोर्ट से निर्णय आना बाकी है, उसमें जो भी निर्णय होगा उसके लिए पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी अपने पूरे बल के साथ तैयार है कि अगर कोई भी इस पर आपत्ति लेता है तो उसको कोर्ट में भी लड़कर इसको लागू करवाया जाएगा।
डॉक्टर वाजपेयी ने जवाब देने की कोशिश की, जो हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं सुशील जी की बात का। सुशील जी का विश्लेषण ये कहता है कि दोनों ही पार्टियों ने इसमें एक पूरे मन से कोशिश नहीं की, इस वजह से कि मसला न्यायालय के समक्ष था और वो नहीं चाहते थे कि वो कोई निर्णय लें और बाद में न्यायालय से उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया आ जाए जिससे उनके फैसले को रिवोक करना पड़े या पीछे हटना पड़े उससे। क्या आप इस दलील से सहमत हैं? आपने सुशील जी की बात सुनी होगी। मैंने सुशील जी की पूरी बात सुनी। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर कमलनाथ जी ऐसा व्यक्तित्व है कि जो चीज नहीं करनी होती वो किसी भी कीमत पर किसी के दबाव में नहीं करते हैं, और जो चीज करनी होती है तो किसी भी कीमत पर उसको पूरा करते हैं। और लगातार जिस तरह से उन्हें बिजली के बिलों और बहुत बड़े कर्ज माफी को लेकर जिस तरह से बड़े बड़े कदम उठाए थे, उस चीज में ये सिद्ध होता है। और जब उन्होंने ये निर्णय लिया था और इस चीज को सबके सामने लेकर आए थे कि 27% ओबीसी का आरक्षण होना है, तो उसके लिए जब पूरे मन से तैयार थे और पूरी सरकार तैयार थी, तभी वो निर्णय लिया गया। आधे अधूरे मन के जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और पहले भी कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी पूरी ताकत बहुत कम वक्त है मेरे पास, और आगे जी, बहुत मैं संक्षेप में, आप दोनों बहुत संजीदा राजनेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, और आप जिन वर्गों से आते हैं वो भी राजनीति में अपना उसका भी एक स्थान है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जाति पर बात करना और इस परिप्रेक्ष्य में बात करना कि किससे क्या वोट होगा, ये विचित्र लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई तो है जिसको राजनीतिक दल ओवरलुक नहीं कर पाते और ना जनता कर पाती है। ये नहीं कह सकते आप कि इसके लिए सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार है या पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। माफ़ कीजिएगा, जनता जब वोट करने जाती है तो उसके दिमाग में भी इक्वेशंस होते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जब हम आज़ादी के 74 साल पूरे कर चुके हैं कि एक सामाजिक ताना बाना भी बना रहे और आगे की परिस्थितियां भी ऐसी हों कि किसी भी वर्ग को ना लगे, खासतौर से वंचित वर्ग को जिसके लिए व्यवस्था की गई है, उसे ये ना लगे कि उसके हितों पर कोई कुठाराघात हुआ है। देखिए, आपने बहुत बहुत अच्छा प्रश्न बताया। तो सुशील जी की उन संवेदनाओं के तहत मैं उनसे सहमत हूँ, और यही कारण है कि जब मोदी जी ने नीट में व्यवस्था करी तो 10% उन्होंने सामान्य वर्ग के इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन की बात करी, कास्ट की नहीं, क्लास रिजर्वेशन की बात करी। तो हम क्लास और कास्ट दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्लास में भी जो पिछड़े हैं उनको जगह देना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होते हैं, और कास्ट में जो हमारा सिस्टम है शरद जी, उसको भी स्थान देना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों का आप नकार नहीं सकते। लेकिन आपने जो मूल प्रश्न किया था इच्छा वाला, मैं ज़रूर उस पर बोलना चाहूँगा। देखिए, बहुत अच्छी बात विक्रांत जी ने कही है कि कमलनाथ जी की जिस काम में पूरी इच्छा नहीं होती है उसको वो नहीं होने देते हैं, इसीलिए तो शिवराज जी को ये सब करना पड़ रहा है, तो जनता समझ रही है। और एक बात, बस एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, राम मंदिर का, विक्रांत भाई एक लाइन बस और मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जैसे राम मंदिर का फैसला अदालत ने दिया, उसके बाद राम मंदिर बन रहा है शरद जी, तो बिल्कुल कांग्रेस कह सकती है कि भाई राम मंदिर बनाने में भूमिका सबसे ज्यादा अदालत की है। कहा जा सकता है ये, वो क्यों कहेंगे कि आपकी भूमिका है? तो ऐसे ही कांग्रेस इस बात को कहेगी, लेकिन उसके पीछे एक आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी रही है, इसको वो पिछड़ा वर्ग नहीं नकार सकता। डॉक्टर भूरिया जी, देखिए, अक्सर जब निर्णय लेने के लिए बीजेपी कमजोर पड़ती है तो वो हमेशा कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और उसका सहारा लेती है। इसका जैसे सुशील जी ने बताया कि जिस तरह से आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण की जो आज के जो आदेश जारी हुए उसमें वो कहाँ अदालत से हुए, और उसमें मैं सीधे इस बात बताना चाहूंगा कि उसमें लगातार ये कोशिश करी जाती है, बीजेपी की द्वारा भी करी जाती है, इनके अधिक वक्ताओं के द्वारा भी करी जाती है कि किसी भी तरह अगर वो सरकार की मंशा नहीं, उनको रोकने की पूरा प्रयास करा जाता है। विक्रांत जी, आज जो आदेश जारी हुआ है उसमें क्या अदालत से हुआ है या सरकार ने किया, और आपने क्यों नहीं किया? देखिए, मैं ये फिर से बोलूंगा कि हमारी सरकार 5 साल के लिए आई थी, और 5 साल का जब पूरा कार्यकाल होता, अगर उसमें ये चीज नहीं हो पाती तो हम अपने गलती मानते और इसको स्वीकारते, क्योंकि हम बड़ा दिल रखते हैं। जो चीज हमने नहीं करी हो उसको स्वयं स्वीकारते नहीं है, पर हम बीजेपी की तरह अगर अपनी चीज करी हुई दूसरे की चीज को अपना बताते, वो हमारे में गुण नहीं है, और वो गुण राजनीति के लिए जरूरी मैं समझता हूं। पर ये कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी ने जो शुरुआत करी थी, जो आरंभ करा था, एक शंखनाद करा था, उसको आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और उसमें कमलनाथ जी का शिवराज जी साकार कर रहे हैं। बड़ा एक सवाल, लेकिन मैं ये भी छोड़कर जरूर आप सबके सामने जाना चाहूंगा कि बीजेपी के ही एक लीडर का भाषण मैंने सोशल मीडिया पर सुना, जिसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, और वो भाषण था भारतीय समुदाय की सहिष्णुता पर। उस पर चिंतन की धारा ये थी कि भारत ने सभी को अपनाया, और जब पारसी यहाँ आए
और अंग्रेज़ जब भारत से विदा हो रहे थे तो उन्होंने पारसियों से कहा कि एंग्लो इंडियंस की तरह हम आपके लिए भी रिजर्वेशन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी माइनॉरिटी में हैं और आपको भी ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो उस कम्युनिटी का जवाब था कि हम बहुत ही, भारत ने जो हमारा सम्मान किया है और जिस तरह हमें अपनाया है वो हमारे लिए बहुत है, और हम इसके लिए किसी विशेष संरक्षण की मांग नहीं करते हैं। लेकिन इसकी तुलना हम समाज के वंचित या कमज़ोर वर्गों के संरक्षण से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए व्यवस्था तब तक निर्विरोध रूप से जारी रहनी चाहिए जब तक वो मुख्य धारा में सशक्त होकर नहीं आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं वर्गों के वो लोग जो सशक्त हैं, शायद उनका उत्तर मैं उनके सबकॉन्शियस और उनकी अंतर चेतना पर छोड़ता हूँ। उनको ये सवाल जो पीढ़ी दर पीढ़ी समुन्नत होते चले गए हैं, उन्हें शायद और निश्चित तौर पर उनके मन में शायद ये बात हो भी कि उनका क्या जवाब होगा। लेकिन ये उन्हीं का विषय है, ये उन्हीं को तय करना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।